हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ललित कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ललित में। तो चलिए आज चालू करते हैं फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वेल्डर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर गल्फ कंट्री जॉब पार्ट 2। पार्ट 1 आप देख चुके हैं, तो पार्ट 2 में हम आज बात करेंगे वेल्डर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर इंटरव्यू। जो गल्फ के लिए इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है उस बारे में हम आज बात करेंगे। आज सेकेंड पार्ट है, ठीक है। पार्ट 1 आ चुका है, आप देख भी चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पोजीशन। ठीक है, वेल्डिंग पोजीशन का अलग अलग टाइप क्या होता है, किस किस पोजीशन में हमारा वेल्डिंग होता है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। फर्स्ट हो गया फ्लैट पोजीशन, आप फोटो भी देख लीजिए, फ्लैट पोजीशन किसे कहते हैं। सेकंड हो गया वर्टिकल पोजीशन, थर्ड हो गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और फोर्थ हो गया ओवरहेड पोजीशन। ठीक है दोस्तों, ओवरहेड पोजीशन जो होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट पोजीशन होता है। ठीक है, जो वेल्डर ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग कर दिया, समझिए वो सभी वेल्डिंग कर सकता है। अब हमारा अगला प्रश्न है वेल्डिंग ज्वाइंट्स टाइप, मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट्स। वेल्डिंग ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हो गया बट ज्वाइंट्स, लैप वेल्ड ज्वाइंट, कार्नर वेल्ड ज्वाइंट, फोर्थ हो गया एड्ज ज्वाइंट, और फिफ्थ हो गया टी ज्वाइंट। ठीक है, जो बट ज्वाइंट, सेकेंड हो गया लैप ज्वाइंट, थर्ड हो गया कार्नर ज्वाइंट, फोर्थ हो गया एड्ज ज्वाइंट, फिफ्थ हो गया टी ज्वाइंट। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसको मिटा लेंगे, आप भी नोट कर लीजिए। और इसका सब फोटो भी मैं डाल दिया हूँ, फोटो भी देखते जाइए तो आपको समझ में आएगा कि बट ज्वाइंट क्या है, लैप ज्वाइंट क्या है, कार्नर ज्वाइंट क्या है, एड ज्वाइंट क्या है, टी ज्वाइंट क्या है। ठीक है, तो ये सब के बारे में फोटो में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, हम लिख देते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है वेल्डिंग में वो हम देखेंगे, मैं लिख के बताता हूँ।
हाँ, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स। वेल्डिंग डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम चलते हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट हो गया क्रैक हो गया, पोरोसिटी हो गया, ठीक है, अंडरकट हो गया, स्लैग इंक्लूजन हो गया, स्पेटर हो गया, इनकम्प्लीट फ्यूजन हो गया, इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन हो गया और ओवरलैप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्यों आता है, किस रीजन से आता है। जैसे क्रैक है, तो क्रैक अगर आपका जो वेल्डिंग मटेरियल है जिस पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर हीट नहीं है, ये या जो वेल्डिंग पीस है वो अलग मटेरियल है और आपका इलेक्ट्रोड अलग मटेरियल है, तो भी आपका क्रैक आ जाएगा। या एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर अलग है और डायरेक्ट सपोज एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है और आप जाके डायरेक्ट वेल्डिंग करने लगे तो भी आपका क्रैक आ सकता है। ठीक है, और फ्यूज़न भी नहीं होता है उस टाइम, तो ये प्रॉब्लम होता है क्रैक आने का। और पोरोसिटी नॉर्मली दोस्तों जब आप वेल्डिंग करते हैं ना, उस टाइम में हवा अगर आ गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर का डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया वेल्ड में, तो आपका डायरेक्ट पोरोसिटी, क्लस्टर पोरोसिटी ये सब आ जाता है। ठीक है, अब अगर आपका इलेक्ट्रोड हीट नहीं है, ठीक है, जितना टेम्परेचर 350 डिग्री 150 डिग्री 350 डिग्री में 4 आवर कंटिन्यू हीट होना चाहिए, 150 डिग्री में ड्यूरिंग वेल्डिंग हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। तो अगर वो नहीं है, आपका इलेक्ट्रोड ठंडा है, तो भी पोरोसिटी आने का चांस है, क्लस्टर पोरोसिटी आने का चांस है, क्लस्टर पोरोसिटी और पोरोसिटी। ठीक है, ये आ सकता है। अंडरकट क्यों आता है दोस्तों, हाई वोल्टेज में हाई करंट लेके वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपका अंडरकट आ सकता है, तो वो मेंटेन करना है। ठीक है, अगर आप जितना हाई करंट लेंगे तो आपका अंडरकट उतना ही अधिक आएगा दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया स्लैग क्यों आता है। अगर आप वेल्डिंग करने के टाइम इलेक्ट्रोड से अगर आप जब सपोज रूट मारने के पास आप हार्ड पास मारेंगे, तो रूट मारने के बाद आप अच्छा से क्लीन नहीं किए हार्ड पास मारने के पहले, तो आपका स्लैग आता है, उसमें जो फ्लक्स है वो फ्लक्स रह जाता है। आप ऊपर से वेल्डिंग कर देते हैं तो उसमें फ्लक्स रुक जाता है, वही स्लैग इंक्लूजन आता है। ठीक है, स्पेटर्स क्यों आता है, तो जब आप वेल्डिंग करते हैं तो जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है लिक्विड बन जाता है, तो वो लिक्विड जब उड़ता है, जब वो मतलब स्प्लिटिंग होता है, तो आपके वेल्ड के आजू बाजू वो लग जाता है, उसको स्पेटर्स बोलते हैं। तो जब आपका एक्सरे होगा तो उसमें अगर आप स्पेटर्स क्लीन नहीं किए तो एक्सरे में वो आपका स्पेटर दिखाएगा। ठीक है, पिटिंग्स टाइप का दिखाएगा। फिर इनकम्प्लीट फ्यूज़न क्यों होता है, अगर आपका वेल्डिंग वाल अगर मेल्ट नहीं हुआ तो वो इनकम्प्लीट फ्यूज़न में आता है। फ्यूज़ नहीं हुआ, दोनों साइड का जो मटेरियल है, जो बेवल है, वो प्रॉपर फ्यूज़ नहीं हुआ, मेटल को फ्यूज़ नहीं किया आपका वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, तो वो इनकम्प्लीट फ्यूज़न हो जाता है। इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन क्या होता है, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, रूट मार रहे हैं, आपका रूट पेनेट्रेट नहीं हुआ, ठीक है, तो इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन आ जाता है। ठीक है, आपका पेनेट्रेट मटेरियल जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का मटेरियल है आपका पेनेट्रेट नहीं हुआ, तो उसमें क्या होता है, आपका रूट फ्यूज़ नहीं दिखाएगा, अंदर से वो आपका पूरा फ्यूज़ नहीं हुआ करके आपका रूट का फेस दिखेगा। ठीक है, शार्प दिखेगा फिल्म आरटी फिल्म में। ठीक है, तो उसको इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, ओवरलैप क्या है, पाइप है सपोज, पाइप के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, उसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। वेल्डिंग मटेरियल, जब वेल्डिंग मटेरियल पाइप के ऊपर ओवरलैप हो जाता है या एक दूसरे वेल्डिंग करते समय एक लेयर सेकेंड लेयर आपका दिखता है, एक कम हाइट दिखेगा, सेकेंड लेयर अधिक हाइट दिखेगा, तो उसको भी ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरलैप वो होता है। मैं फ़ोटो डाल दिया हूँ, आप फोटो में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग डिफेक्ट्स। हम नॉर्मली डिफेक्ट को निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मतलब कौन सा तरीका यूज़ करते हैं जिससे डिफेक्ट ना आए हमारे ज्वाइंट में, तो प्री हीट करते हैं। तो ज्वाइंट हम स्टार्ट करने से पहले दोस्तों
हम जॉइंट का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। नहीं तो एक आप सिंपल बात समझिए, मतलब आउटर एटमॉस्फेयर कोई पाइप आप ऐसे रखे हुए हैं, अगर आप डायरेक्ट जाके उस पर वेल्डिंग करने लगे तो सडनली हीट होगा, ठीक है। जब सडनली हीट होगा तो उसमें बहुत सारा डिफेक्ट आने का चांस रहेगा, ठीक। तो क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड हीट है, आपका जो भी आप वेल्डिंग करने जा रहे हैं वो सडनली करंट दे के वो हीट करेगा मटेरियल को। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, जो हमारा वर्क पीस है जिसमें हमको वेल्डिंग करना है उसको हम हीट करके टेम्परेचर मेंटेन मतलब इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो बाहर के क्लाइमेट में वो ठंडा है कि क्या क्या है वो हमको नहीं मालूम है। तो इसलिए उसको हम हीटिंग टॉर्च से हीट करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका अगर टेम्परेचर उसमें इनपुट होगा, बाहरी आपका जो फिजिकल टेम्परेचर है आप इनपुट करेंगे तो वो एक दूसरे को कवर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम हीट करते हैं और उससे हमारा डिफेक्ट प्रिवेंट होता है, डिफेक्ट नहीं आता है वेल्ड में। प्री हीट मेथड है उसको हमें फॉलो करना ही है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो गया दोस्तों, व्हाट इज द कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। मतलब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में क्या अंतर है और क्या है, उससे हम क्यों कहते हैं ये नॉन कंज्यूमेबल है, ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, हम क्यों कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा आंसर है इलेक्ट्रोड मेल्ट एंड कंज्यूम ड्यूरिंग वेल्डिंग। जो इलेक्ट्रोड, ठीक है, हमारा वेल्डिंग के टाइम अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, मतलब उसका क्वांटिटी घट रहा है, वो उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कंज्यूम कहते हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड सेकंड हो गया नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस हीट बट नॉट मेल्ट एंड फिलेट रॉड इज यूज ड्यूरिंग वेल्डिंग। इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस हीट बट नॉट मेल्ट एंड फिलेट रॉड इज यूज ड्यूरिंग वेल्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जो इलेक्ट्रोड हीट प्रोड्यूस करके गलता नहीं है, बस वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो एक ऐसा इलेक्ट्रोड है वो खाली हीट प्रोड्यूस करता है, वो गलता नहीं है, उसे हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे टीग वेल्डिंग हो गया, जो टीग वेल्डिंग में टंगस्टन होता है, ठीक है दोस्तों, वही इलेक्ट्रोड है, ठीक। जो टंगस्टन हो गया वो कभी गलता नहीं है, ठीक है, वो कभी मेल्ट नहीं होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड को मेल्ट करके उसमें कंज्यूम करता है, ठीक है। तो उसे हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, फोटो में आप देखिए समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फॉर वेल्डिंग कास्ट आयरन एंड लो कार्बन स्टील विथ गैस वेल्डिंग विच फ्लेम इज यूज, ठीक है। तो हमारा जो कास्ट आयरन है और लो कार्बन है, ठीक है, कास्ट आयरन स्टील एंड लो कार्बन स्टील में हम गैस वेल्डिंग कौन से फ्लेम के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो आंसर है हमारा दोस्तों न्यूट्रल फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कौन सा इलेक्ट्रोड हम हाई कार्बन स्टील के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो E7018। तो क्वेश्चन हो गया, विच इलेक्ट्रोड वी यूज फॉर वेल्डिंग फॉर हाई कार्बन स्टील, ठीक है। हाई कार्बन स्टील वेल्डिंग में हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो E7018 हाई कार्बन स्टील के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर जो दोस्त हमारे लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं किए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।